अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है और 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार हम देख रहे हैं कि अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया ये सीक्रेट बैलेटिंग के साथ होगा या फिर ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात होंगे। जाहिर अदालत में भी अब ये मामला ज़ेर समाअत है और अदालत की जानिब से आज ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक काम करे, फैसला देना अदालत का काम है। अब नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस बार इलेक्शन कैसे होंगे, आया हॉर्स ट्रेडिंग रुक सकेगी या नहीं, शो ऑफ हैंड्स का जो तनाज़ा है ये हल हो सकेगा या नहीं, यही वो मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़ाहिर ऑपोजिशन भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। 26 मार्च का ऐलान किया गया है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि लॉन्ग मार्च रोकने की हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ऑपोजिशन जो करना चाहती है करे, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत वाकई लॉन्ग मार्च से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खतरा नहीं है हुकूमत के लिए? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, सीनियर एहतशामुल हक साहब और तज्ज़ियाकार मलिहा हाशमी साहिबा भी मेरे साथ मौजूद होंगी। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तो जारी कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि तरीक़ाकार अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। आपको लगता है कि ये शो ऑफ हैंड्स का जो तनाज़ा है वो हल हो सकेगा इंतखाबात तक? पहली तो बात है, ये आपके एग्जैक्ट सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में सोनिया, शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि सेनेट के इलेक्शन जो एक परमानेंट, एक परपेचुअल अदारा है, वहाँ पे इतनी हाइप पैदा की गई हो, इतनी उसकी इम्पोर्टेंस हो गई हो। हम देख रहे हैं कि ये जो अब 2021 में इलेक्शन होने जा रहा है, इसके हवाले से बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं और 2018 में जो हुआ खरीद और फरोख्त और फिर मंडी लगने की बातें। भाई देवे, एक चीज़ तो अच्छी है कि हमने देखा कि पहले जब छांगा मांगा हुआ करता था और बूरबंद के होटल होते थे और बाकी होटल होते थे, वो चीज़ नहीं हो रही। लेकिन आज आप देख लें, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने अपने लोगों को कहा है कि जी आप किसी सूरत में कराची नहीं छोड़ेंगे। हाँ। वो भी उनको पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि 3 सालों में कम से कम पंजाब गवर्नमेंट को ये ख्याल आ रहा है कि अपने MPs के बारे में सोचें। और सरदार खुर्रम लगारी साहब ने जिस तरह 5 लोगों के साथ इस्तीफा देने का ऐलान किया था, उससे मुलाकात हो रही है। इसके अलावा 20 लोग पहले जो नाराज़, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। अब देखना है कि हुकूमत किस तरीके से उन्हें रोकेगी। अब आपके सवाल का जवाब तो यही है कि जी जिस तरह लिंक कर दिया गया, आज बड़ा वाज़ेह तौर पे एक जज साहब ने कह दिया कि जी अटॉर्नी जनरल को कि आप क्या हमारे फैसले को मानेंगे? उन्होंने कहा जी क्यों नहीं मानेंगे, जो भी फैसला होगा आपने शो ऑफ हैंड से करना है, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करना है। जो काम इलेक्शन कमीशन का था उन्होंने कर दिया, क्योंकि मामला चला गया है अपना सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे मामले को मेरा ख्याल है हुकूमत और अपोजिशन को देखना चाहिए कि और मामलात के अलावा अब सेनेट के इलेक्शन में भी जिस तरीके से मुल्क में ओवरऑल अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माजराई बढ़ती चली जा रही है, इससे बड़े लोग परेशान है, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। अब देखना ये कि कितनी जल्दी से ये वाइंड अप होता है मामला और इलेक्शन की तरफ जाते हैं, ताकि मुल्क जो है ना वो अपनी डगर पे चल पाए। बिल्कुल ठीक है। मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने भी जिक्र किया कि मुज़फ्फर रुकने पंजाब असम्बली जो है उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जल्द पार्टी छोड़ देंगे। तो आप समझते हैं कि अपोजिशन जो पहले दिन से ये कह रही थी कि हुकूमत को खुद ही खौफ है, तो ये दावा दुरुस्त निकला ना अपोजिशन का? देखें, बात यह है कि इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। निशात ढाबा और वो जो पूरा ग्रुप है नून लीग के भी नाराज अरकान असेंबली का, हम देखते हैं कि वो हर दूसरे दिन धमका रहे होते हैं कि हम आज गए, हम कल गए। इसी तरह ये एक रुकने असेंबली के जाने से आप इसको कोई सब्सटेंशियल नहीं, वो ये दावा कर रहे हैं कि आज 10 लोग और भी हैं जो पार्टी छोड़ने। देखिए, दावा, यही तो बात है, दावा करने की क्या बात है? आपको पता है जो पिछला दौरे हुकूमत था नून लीग का, तो उसमें कहा जाता था कि चौधरी निसार साहब इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं और इनकी ऑन ग्राउंड इस हद तक नून लीग की सपोर्ट है कि नवाज शरीफ साहब के सिटिंग MNAs में से कम भी 60 से 70 ऐसे हैं GT रोड का सारा जो चंक है वो सारा चौधरी निसार की जेब में है। ये बहुत मशहूर एक बात थी जो कही जाती थी ऑन ग्राउंड सियासत पर। लेकिन आपने क्या देखा कि चौधरी निसार साहब जब साइडलाइन हुए तो किसी ने पार्टी को नहीं छोड़ा, सब अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए चिमटे रहे पार्टी के साथ। तो बात यह है कि जिस वक्त कुछ ऐसा होगा तो फिर कुछ देखा जाएगा। मैं ना तो नून लीग के नाराज अरकान असेंबली की वजह से कुछ कोई ऐसा नतीजा अखज करती हूँ, ना ही PTI को अगर कोई शख्स छोड़कर जाता है तो मैं कहती हूँ कि अच्छा भाई ये तो बहुत कोई बड़ी बात हो गई।
जो असल बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करने वाली है, जो मैं समझती हूँ कि उनको जिस पे फोकस करना चाहिए, वो ये है कि जितना मर्जी कमजोर ऑपोजिशन हो, जितना मर्जी इनको धत्कारा जा चुका हो अवाम की जानिब से, महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जिस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है हुकूमत को, ताकि अगले महीने जब ये महंगाई मार्च का नाम लेकर आए, जो सबको पता है कि अपनी सियासी मफादात को बचाने के लिए आ रहे हैं महंगाई का नाम लेकर, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस एक माह में अवाम को इस कदर रिलीफ दे दे, जो सुनने में भी आ रहा है कि वजीर आजम साहब ने कोई रिलीफ पैकेज भी है, वन ऑफ द रिलीफ पैकेजेस इज इन द मेकिंग, तो उसको फौरी तौर पर जारी किया जाए, अवाम को सहूलत दें। जिस तरह कल हमने देखा कि सरकारी मुलाजिमीन का भले जो भी बात है, हुकूमत एक हद तक दुरुस्त भी थी और एक हद तक सरकारी मुलाजिमीन भी ठीक थे, लेकिन अगर आप मैन हैंडल करेंगे इस तरह से अवाम को, तो फिर आप ऑपोजिशन को तगड़ा करेंगे। सही, तो ये वो चीज है जिसको उन्हें थोड़ी सी देखने की जरूरत है। बाकी नाराज अरकान कुछ नहीं करते। ठीक है, आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब बात ज़ाहिर हो रही है सेनेट इलेक्शन के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। इस पर तो सब जमातें मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक रही भी हैं, लेकिन इसको खत्म करना है। आप क्या समझते हैं इस पर तकसीम क्यों है? हालांकि सबूत भी आ गए हैं, वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि ये बेनिफिशरीज हैं, ये जमातें, जब इसमें धंधा होता है हमारी सेनेट के अंदर, हमारी पार्लियामेंट में, हमारे सियासी निजाम में जब बदनवानी होती है, तो उसका फायदा जो है हमारी सियासी जमातें, उनके बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो बरह रास्त उठाते हैं। वो समझते हैं कि उनका जो सर्वाइवल है सियासत में, जब तक बदनवानी नहीं होगी वो इसी तरह से मामला चलता रहेगा। तो बात ये है कि मैं नहीं समझता कि ना पॉलिटिकल कमिटमेंट है, ना पॉलिटिकल विल है इन लोगों की कि जो है ऐसे इकदाम करें कि जी ऐसी पार्लियामेंट कानून साजी करें कि जिससे आप बदनवानी को रोक सकें और उसके खिलाफ एक संजीदा कार्रवाई कर सकें। ये हमारे यहाँ हो गई नहीं। ये पार्लियामेंट जो है, इसमें बेशतर अरकान जो है वो इसके बेनिफिशरी होते हैं, उनको फायदा उठा रहे होते हैं। तो हम अगर ये तवक्को करें कि जी पीपल्स पार्टी हाथ बढ़ाएगी और नून लीग में बहुत बड़ी अखलाकी जरूरत है, और नून लीग जो है या पीटीआई के अंदर आप जैसा खुद अभी बात हो रही थी, तो हर जगह पे एक झोल आपको नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए जितना मीडिया दबाव डाले, सोसाइटी दबाव डाले कि जी कानून साजी करें और हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम बनाए कि उसमें करप्शन की गुंजाइश ना हो। उसका एक तरीका ये कि जी ओपन अगर बैलेटिंग होती है, मगर उसमें यह इख्तियार भी दिया जाए कि अगर एक आदमी पार्टी लाइन से हटकर वोट दे रहे हैं तो वो भी दे सके, लेकिन सबको पता तो कि कौन पार्टी लाइन से हटके दे रहा है, कि पार्टी में आमरीत ना हो कि जी अगर एक उसने कह दिया पार्टी लीडर ने कि जी आप फलां को वोट देंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, और मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, तो मेरा ये हक होना चाहिए लेकिन मैं खुल के उसका इज़हार कर सकूं, मुझे खतरा ना हो कि अगर मैं खिलाफ राय करूंगा तो मुझे निकाल देंगे। तो मैं एक नया इस्लाहात की जरूरत है और नया निजाम बनाने की जरूरत है जिसपे ना बात हो रही ना कोई संजीदा है। जी सही जी। एहतशाम साहब, अब ये वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है, जैसे अभी मैंने बात की, इसके लिए तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से। आपको लगता है कि अब कोई कार्रवाई हमें नजर आएगी खरीदो फरोख्त के मामले में जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ? सोनिया, देखें, खुदा से तो मायूसी गुनाह है, लेकिन लोगों की कारकर्दगी ना हो तो मायूसी होती है, वहाँ पे मसाइल फिर बढ़ते नज़र आते हैं। अभी आप देख लें 3 मेंबर कमेटी फैसला करेगी और ये भी बात हो रही है कि जी FIA को केसेस भेजे जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे। हाँ। वो देखें, अब ये सारे मामले को आप थोड़ी देर के लिए एक फायर फाइटिंग कर सकते हैं मसले के साथ, करप्शन रुकने का नाम नहीं लेगी। इस मुल्क में जिस तरीके से माफियाज ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से आप देख लें गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए सपोर्ट कर रहे होते हैं माफियाज को, तो किस तरह चीज़ें ठीक होंगी? बाय द वे, जो अभी जो बात हो रही है कि रिलीफ तो चलें ठीक है, 25% रिलीफ होगा, लेकिन आज जो आप देखें बॉम्बशेल गिराया है, 83 पैसे जो बिजली का रेट बढ़ा दिया है फी यूनिट, उससे आपको पता है 84 बिलियन रुपीस का लोगों को एक टीका नया लगेगा इसमें, और इससे फिर महंगाई और मसाइल भी बढ़ेंगे। देखिए, हुकूमत को कुछ लोगों का ख्याल है कि ओपोजिशन फोकस नहीं रहने दे रही, वो इस तरह इंगेज कर रही है कि असल मसाइल से वो दूर रहे, और फिर जब भी 2 साल के बाद 3 साल कुछ नहीं कर पाए, 2 साल के बाद जब इलेक्शन का वक्त आ जाएगा तो इनके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। देखिए, साइड बाय साइड मेरा ख्याल है ओपोजिशन किसी हद तक कामयाब भी हो रही है। देखिए, कामयाब हो रही है नहीं हो रही, लेकिन एक चीज़ है, ओपोजिशन को सोनिया कोई लोग नहीं कहते। ओपोजिशन वाले क्या कहते हैं? आज मुझे कारा साहब एक जगह मिले थे, वो यही बात कर रहे थे, कहने लगे अभी क्या ज़्यादा हमें लूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है आएंगे 26 को नई बात बनेगी, फिर हम देखेंगे एक नए तरीके से स्ट्रगल करेंगे।
मतलब गवर्नमेंट को मुस्तकिल बुनियादों पे वो अंगेज रखेंगे ताकि हुकूमत असल काम जो परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, महंगाई या जिस तरह रोज़ाना बात होती है, लेकिन ना ये अब डिलीवरी सिस्टम अगर इम्प्रूव नहीं होता, जिसके लिए 22 साल मेरा ख्याल है हर तकरीर में जो एक जुमला प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर करना है, वो दूर दूर तक नहीं हुआ। पंजाब में पुलिस रिफॉर्म नहीं हुई, बड़ा गर्क हो गया पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का, जिस तरह हालात ख़राब हो गए। इस तरह बाकी एनर्जी रेवेन्यू का रिफॉर्म नहीं हो पाई, उस तरफ जा। अभी देखें आए दिन पिछले दिनों की बात है कि वो कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर इरशद को डांटा कि भी कहाँ है सिविल सर्विस रिफॉर्म तुम पे, तो अभी तक नहीं पेश की। वो लेके अब सुना है वो उनको दे दी गई हैं, जो अपने शफकत साहब हैं लॉ अपने एजुकेशन मिनिस्टर, उनको दे दी गई कि आप इस पर कुछ करें। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि प्राइम मिनिस्टर को सीधा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। सीधा होने का मतलब समझती है ना, सीधा हो जाए कि भी नथिंग डूइंग। देखिए ना वो शख्स सोनिया जिस बंदे एक टके का जो बंदा रवादार नहीं है वो क्यों फिर लिहाज करे किसी का। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि ये ओपोजिशन को अगर काउंटर करना है, आम आदमी का नैरेटिव समझना है तो फिर कुछ करके दिखाना होगा। ठीक है, अवाम को डिलीवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है आमिर ज़िया साहब, कहीं आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी अपोजिशन भी बात कर रही है सेनेट इंतखाबात को लेकर, कहीं अपोजिशन को डर नहीं, ये डर तो नहीं है कि अगर हुकूमत सेनेट में अक्सरियत हासिल कर लेगी तो फिर ये रोल बैक करेंगे एनएफसी को और फिर 18वीं तरमीम को भी इत्तेहाद भी बना लिया गया है, कहीं यही खौफ तो नहीं है? देखिए इस खौफ को बहुत ज्यादा प्ले किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मुबालगा आराई है, क्योंकि अगर इनको पूरे के पूरे नशिस्तें मिल जाती हैं, पीटीआई को 2-4 जिले एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं, तो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं होने जा रही और आपको उसके आइन में इस्लाहात के लिए, रिफॉर्म के लिए, तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी। तो पीटीआई उससे बहुत दूर है। अगर सेनेट में इनकी सादा अक्सरियत हो भी जाती है हुकूमत इत्तेहाद की, तो इशू ये नहीं है। इशू मीरो इत्शाम साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मैं इसकी तायीद भी करता हूँ, उसको जरा सा मुझे अगर आगे बढ़ाने की इजाजत है। मसला ये कि इस सिस्टम में ये जो निजाम है इसमें इसके खमीर में सियासी अदम इस्तेकाम है। इमरान खान कहते हैं ना वो पूरी ताकत लगा लें, जोर लगा लें, वो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, वो ऐसे इक़दाम नहीं कर सकते कि जिससे अवाम का भला हो और जो मुल्क जो है सही ट्रैक पे चले। क्योंकि जब मैं खमीर की बात करता हूँ कि हमारी ये ऑपोजिशन ऐसी रहेगी, ऑपोजिशन जो है क्योंकि एक कमजोर हुकूमत है, 2/3 भी हो तब भी बहुत ज्यादा आप जमहूरियत के नाम पे मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा कर सकते हैं। तो जमहूरियत के पास ये कार्ड हमेशा रहेगा पार्लिमानी जमहूरियत में, क्योंकि हमारी जमहूरियत और इदारे इतने मैच्योर नहीं है, बरतानिया के इदारे नहीं है हमारे। एक तो ये वजह है। फिर हमारे यहाँ सोशल मीडिया या जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी बना हुआ है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में टॉमस फ्रिडमैन ने, उनके बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि जी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अमेरिका जैसे मुल्क में कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी पैदा की जा रही है और सोच रहे हैं कि इसको कैसे जीता जाए। तो हमारे जैसे मुल्क में क्या है कि सोशल मीडिया झूठ फैला रहा है, मुबालगा आराई कर रहा है, लोगों में नफरतें बढ़ा रहा है, प्रोवोक कर रहा है। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम इस पे बात क्यों नहीं कर सकते। ये लोग कहेंगे जी आप इज़हार राय पे कदगन लगा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में भी जो समझते हैं कि ट्रंप ने लाइन क्रॉस की तो उस पे उसकी इज़हार राय पे कदगन लग गया। तो हमारी एक दूसरी वजह है। फिर हमारा जो अपना मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें सवाए सनसनीखेजी के कुछ होती नहीं। तुम्हारी जो 3 बड़े पिलर्स जिसको कहते हैं ना जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए जरूरी है, हम सब तो मिलकर अदम इस्तेकाम के लिए काम कर रहे हैं, तो इस मुल्क में कैसे इस्तेकाम आएगा? हम लोग तो हमेशा जो है आग लगाते रहेंगे बैठे। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। मलिहा मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से बात हो रही है कि ऑपोजिशन का काम तो है ही तनकीद करना, हुकूमत के खिलाफ महाज बनाना, आप समझ रही हैं कि किसी हद तक ऑपोजिशन कामयाब हो रही है कि हुकूमत को जो असल इश्यूज है उनसे डीफोकस किया जाए? देखिए यहाँ पे समझने की बात यह है कि किसी भी महज़ब मुआशरे में ऑपोजिशन का रोल सिर्फ ये नहीं होता कि उन्होंने काम खराब करना है या उन्होंने तनकीद बराए तनकीद ही करनी है। ऑपोजिशन का जो इन प्रिंसिपल रोल है वो ये है कि उन्होंने तामीरी तनकीद करके हुकूमत के उन लूप होल्स की तरफ निशानदेही करनी है और हुकूमत की उन वीकनेसेस के बारे में अवाम को आगाह करना है, जिससे हुकूमत पर प्रेशर पड़े कि हमने डिलीवर करना है, हमने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो मैं नहीं समझती कि हुकूमत को इतनी बची है कि उसको अपोजिशन डिस्ट्रैक्ट कर दे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हुकूमत को जब पहले दिन से नजर आ रहा है कि वो अपोजिशन है कि जिसने पहले दिन से इमरान खान को तकरीर तक नहीं करने दी थी सही तरीके से, इन्होंने किसी ढंग से इमरान खान की बतौर वजीर आजम पहली तकरीर पार्लियामेंट में नहीं सुनी थी और जो तूफान बदतमीजी उन्होंने बर्पा किया था, तो उससे हुकूमत को तो पहले दिन से क्लियर कट पता
कि वो किस नियत से सब कुछ कर रहे हैं। जब धांधली के सबूत पेश करने की बात आती है तो पार्लियामेंट्री कमेटी में एक दफा भी ये पेश नहीं हुए कोई से भी सबूत लेकर। तो बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन को इतना बड़ा चैलेंज है, हुकूमत की परफॉर्मेंस इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो ऐड करना चाहूंगी, आमिर जिया साहब ने बहुत अच्छी बात की कि भले आप ओपन बैलेटिंग को ही ऑप्ट करते हैं तो कम से कम फिर हर रुकने असेंबली को ये इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो अपनी पार्टी के अलावा किसी और को भी वोट करता है तो वो बबांगे दौहल कर सके। सवाल ये है कि फिर उसके बाद उसके साथ क्या होगा, ये एक मुश्किल बात है। जरूरी नहीं कि कोई शख्स अपना जमीर बेचकर ही दूसरी तरफ को वोट करे। ठीक है, चलें इस पॉइंट को रेज करेंगे। मलिहा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाजरीन, जी मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, इस इशू पर मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी ये जो पीडीएम की हिकमत अमली है, ये जो इत्तेहाद किया गया है सेनेट इलेक्शन में मिलकर लड़ने की हिकमत अमली, इससे आप समझते हैं नंबर गेम कहीं बदल सकता है, कोई टफ टाइम देगी अपोजिशन गवर्नमेंट को? देखिए सोनिया, नंबर्स गेम इसी तरह ही बन सकता है कि जैसे अब PMLQ जो हुकूमत की इत्तेहादी है, कामर अली आगा जो उनके बंदे हैं, उनको फैसला किया गया कि उनको सपोर्ट किया जाएगा तो हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी। अब क्योंकि ये इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होता है, ये नहीं हो सकता कि जी आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ये नहीं होगा। हाँ, ये है सीट एडजस्टमेंट करेंगे आप। सोनिया की जगह शाम जी मलिया को, इसी तरह आमिर साहब को बना दे, इस हद तक तो हो सकता है। बाकी है कि आप इससे कोई नंबर गेम बदल देंगे, नहीं होगा। देखें ना, ये 48 लोग जो नए आएंगे, इसमें बड़ा वाज़े तौर पे है कि जो जिसकी सूबाई असम्बली में स्ट्रेंथ है, उस हवाले से बेनिफिशरी पहले नंबर पे PTI है, फिर उसके बाद कहा जा रहा है 19 सीटें हो जाएंगी इनकी, और फिर उसके लेकिन बाद अगर इत्तेहाद इधर उधर हो जाते हैं जैसे खबरें आ भी रही हैं तो देखिए अब चैलेंज हो सकता वो है एक बड़ा। सीरियस क्वेश्चन है, उस पर भी बात करते हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें, अगर ये मामला हो जाता है और फिर यह कि पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, उनके लिए अभी देखें ना, एक और आध बात हो रही है सब जो हलकों में कि जी मफाहमत के बादशाह जरदारी साहब जो है ना, जब इलेक्शन आता है ना तो वो फिर अपनी गेम बना रहे होते हैं। अभी जो बात हो रही है कि जी कराची का एक बिजनेसमैन का ग्रुप भी है जो बीच में छलांग लगा चुका है, ढेरों पैसे लेके आया। अब ये देखना है कि वो किस हद तक कितने लोगों को तोड़ेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि जो लोग नाराज़ हैं MPs, उनके साथ हुकूमत किस तरह अपने आप को उनको मनाती है, उनकी बातों को। एक चीज़ तो अब तय हो गई ना कि जो कहा जा रहा था कि जी 50-50 करोड़ पे देने वाली बात, आज बाय द वे जो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ जो डायलॉग हुआ अटॉर्नी जनरल का, वहाँ तो सुना है कि खासी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी जब ये तय किया गया, जब बताया गया अटॉर्नी जनरल ने कि जी कहाँ फैसला हुआ है। वो एक इजलास की खबर आई थी, बावसूख ज़राए से खबर आई थी, वो कोई गवर्नमेंट का हैंड आउट नहीं था, कोई प्रेस रिलीज नहीं था, कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। आप उसको लेके आपने सो मोटो ले लिया और फिर आज आपने देखा बाई दी वे इस तक मामला गया कि चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि जी काजी साहब के मामला जो है ना वो फरीक है प्राइम मिनिस्टर के साथ उसमें। तो मेरा ख्याल है ये भी किसी हद तक देखने वाली बात है कि 10 साफ़ी अपनी मर्जी के अदालत में खड़े करके आप कहें जी आज़ादी सहाफ़त है कि नहीं है। काश मैं भी वहाँ होता तो मैं पूछता उनसे कि जी, मैं उनसे यही कहता है कि जी इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। जितना सारा दिन माजत के साथ हम हुकूमत को धोते हैं बैठ के, जितना क्रिटिसिज्म इमरान पे हो रहा है, मेरा ख्याल मुझे याद नहीं कि किसी हुकूमत पे हो रहा हो। इसके बावजूद भी आदमी कहे जी मुल्क में आज़ादी सहाफ़त नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल सही, ठीक है। आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो नाराज MPs की बातें सामने आ रही हैं, ये भी खबर है कि मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम खान लगारी, इन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी नून लीग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ राबिते में है। तो आपको लगता है कि अब वक्त है कि हुकूमत जल्दी से मना ले इन MPs को, वरना फिर नंबर गेम बदल सकता है? हुकूमत जो है अपने MPs जो नाराज है उनको मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन देखें आग दोनों तरफ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि नून लीग में सब अच्छा है। नून लीग में जिस तरह की सियासत हुई है, जो नवाज शरीफ साहब का फौज मुखालिफ बयानिया है, उससे बहुत सारे MPs जो है नाराज हैं, दिल बर्दाश्ता हैं। तो यकीन आप ये रखें कि जहां पर PTI को नुकसान होगा वहां पर नुकसान जो है नून लीग का भी होगा। सही, लोग नून लीग के भी पंजाब में एक बात। उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी अगर कोई तसव्वुर करे कि जी बड़ी नजरियाती जमात है और सारे के सारे जो है पीपल्स पार्टी के लोग मुत्तहिद हैं, ऐसा नहीं है। तो हर जगह गुंजाइश निकल आती। सबसे ज्यादा खतरा होगा जमीयत उलमा इस्लाम को। उसकी एक तारीख रही है कि उसके जो MPs और उसके जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ वक्तों में
उन्होंने अच्छा खासा अपनी वफादारियां बदली हैं, मौलाना कुछ भी कहते रहे, तो ये भी खदशा है। तो उतना ही जितना खतरा हुकूमत को है, उससे ज्यादा खतरा मैं समझता हूँ सही। हिज़्ब इख्तिलाफ को है, क्योंकि हुकूमत के पास ज्यादा कैपेसिटी होती है लोगों पे असरअंदाज होने की। तो अगर वो खेल शुरू हो गया कि कौन ज्यादा असरअंदाज होगा, तो हुकूमत को वहां पर एक एज हासिल होगा। एक जुमला और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जो आजादी इजहार की बात हुई, मैं जहां साहब की बात से 101% मुत्तफिक हूँ कि जितनी मादर पिदर आजादी आज माशाल्लाह हमें मुयसर है, तो वो हमें, मुझे भी 30 साल हो गए, शाह भाई को मुझसे बहुत ज्यादा, शायद 8-10 साल ज्यादा हुए होंगे सहाफत में, तो हमने तो ऐसा कोई दौर नहीं देखा। कोई सब्जेक्ट आज टैबू नहीं है, हम सब पर बात करते हैं। तुम्हारी एक बिला वजह की मातमी फजा पैदा की गई है बाज मीडिया के नासिर की जानिब से, मीडिया हाउसेस की तरफ से, वरना जितना मातम होता है हमारे यहाँ आजादी इजहार की सूरत हाल जो है वो माजी के मुकाबले में और अपने पूरे रीजन को अगर हम देखें उससे बहुत बेहतर है। जी सही, ठीक है। मलिहा, आप क्या कहेंगी आजादी इजहार राय जिस तरह से अभी कह रहे हैं आमिर जिया साहब, आपका इस पर क्या कमेंट है? माजी के मुकाबले में अब सूरत हाल क्या है? एहतशाम साहब एंड आमिर जिया साहब, मैं पूरी तरह से इनसे मुत्तफिक हूँ। देखिए, न सिर्फ ये कि आजादी इजहार राय है, बल्कि हम तो बहुत से ऐसे, माजरत के साथ, सहाफियों को भी और ऐसी कई आउटलेट्स को जानते हैं कि जो अपनी मनपसंद ख्वाहिशात को खबर का रंग दे देते हैं और बाद में एक छोटी सी अपॉलॉजी आ जाती है कि वो माजरत खा है, वो गलत खबर उड़ गई। सो पिछले 2 साल में हमने बल्कि जो फेक न्यूज का तूफान देखा, मैं तो समझती हूँ कि हमें इस चीज पर हाथ खड़े करवाने चाहिए सहाफियों के कि कितने पाकिस्तान के सहाफी ऐसे हैं जो इस फेक न्यूज के अजाब से तंग है, जो पिछले 2 साल से चल रहा है। बिल्कुल, बहुत आजादी राय का हक माशाल्लाह हम सबको मिलता है। अब इससे ज्यादा हमें क्या आजादी राय का हक हासिल हो? जो आज हम इस केस की भी बात करते हैं, जो आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब माशाल्लाह सुर्खरू हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मैं समझती हूँ कि आज पाकिस्तान की अदलिया के बहुत से रोशन दिनों में से बहुत रोशन दिन है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को बर वक्त निपटाया भी, और बहुत खुशस्लूबी से इसको न सिर्फ ये कि ये एक अपने अंजाम तक पहुंचा, मंतकी अंजाम तक, बल्कि बहुत से ऐसे लोग जो गलत खबरें उड़ाते हैं सहाफत के नाम पर, वो भी आज एक्सपोज हुए। सही। तो बहुत जबरदस्त दौर है जी, आजादी इजहार राय सबको मिल रही है। और एक मुझे जुमला आखिरी कहने की इजाजत दीजिएगा कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वो लोग आजादी हक राय दही ना होने का शोर मचाते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और उनको कोई कुछ कहता नहीं, वो सबसे ज्यादा शोर कर रहे हैं। जो जेन्युइन क्रेडिबल सहाफी है वो खुश है, उसको कोई मसला नहीं। सही, ठीक है। चलें एहतशाम साहब, दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। ज़रा सेनेट के हवाले से बातचीत हो रही है। अब जैसे अभी बहस चल रही थी कि 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, जो खरीदो फरोख्त का जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि खरीदो फरोख्त करके जो सेनेटर्स बने उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी पूछताछ होनी चाहिए ना। मेरे लिए तो बहुत अफसोसनाक और हैरत वाली बात सोनिया ये है कि इनमें 2-3 लोग वो भी शामिल हैं और एक खातून भी शामिल है जिन्होंने बाद में 2018 के इलेक्शन में जब ये हुआ, ये जिस तरीके से पैसे करोड़ रुपए खाने के बाद वोट दिए गए और ज़मीर बेचा गया, ठीक है ना, उन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने कुछ नहीं खाया। मैं हैरान हूँ कि अगर वो वीडियो देखें कि वो खातून और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो देखें ना, यहाँ तो अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जी आप जो कुछ कहें आपको, अब अदालतों में लोग झूठ बोलते हैं, रोज़ाना कुरान शरीफ पे हाथ रख के बेशुमार ये काम कर रहे होते। तो असल तो बात है कि हमारे MPs, हमारे सेनेटर, हमारे पॉलिटिशियन जब इस तरह के रवैये दिखाएंगे तो आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा कि भाई हमारे लीडर ऐसे हैं, हम भी यही करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी इतनी आसानी के साथ मामला अनर्थ होगा। ठीक है, अभी आप देख लें जिस तरीके से चीनी और गंदम स्कैंडल, एक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, एक कमीशन बना, रिपोर्ट आई, कहा गया कि जी पब्लिक हो गई, तो और अभी भी देख लें नैब के चेयरमैन कहते हैं जी मैं वक्त नहीं दे सकता कब ये फैसला होगा। उसकी वजह है कि माफियाज ओपनली कहते हैं कि जी हमारे बंदे FIA में भी बैठे हैं, नैब में भी बैठे हैं, SCCB में बैठे हैं, सेंट्रल बैंक में भी बैठे हैं, आप किसके खिलाफ एक्शन करेंगे? कोई भी नहीं कर सकता। अब यही सूरत है यहाँ पे होगी, जब बात आ जाएगी कि जी अब क्या करना है,
तो माजरत के साथ हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग मिलेंगे आपको ऐसे, और ब्यूरोक्रेसी में भी मिलेंगे जो हशप करने की कोशिश करेंगे। और या कम अज़ कम एक बेहतरीन तरीका होता है कि मामले को लटकाने के लिए आप दाखिल दफ्तर कर दें, उस इशू को निकालें ही ना बाहर, ताकि लोग भूल जाएं। सही। चलें आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। क्या वजह है आमिर ज़िया साहब कि सारी दुनिया में हम देखते हैं जो हसास मामलात होते हैं या फिर अवामी मुफाद को लेकर जो मामलात होते हैं, एक दूसरे की जो मुखालिफ तरीन जमातें होती हैं वो भी मिलकर इस मसले का हल ढूंढती हैं, कोई लेजिस्लेशन होती है, लेकिन क्या समझते हैं हमारे मुल्क में सबका फुकदान क्यों है? उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जमहूरी इदारे कमजोर हैं, हमारे यहाँ जमहूरी रवैये इसलिए नहीं पनप सकते। देखें, वो कहते हैं द टाइम फॉर दिस ग्रेट आइडिया हैजंट कम। तो हमारे यहाँ जमहूरियत या जमहूरी रवैये इसलिए कमजोर है कि हमारे जो मारूजी हालात हैं वो सपोर्ट नहीं करते। हमारे यहाँ जागीरदाराना सिस्टम मजबूत है, हमारे यहाँ कबायली निज़ाम मजबूत है, हमारे यहाँ जो है शहरी इलाकों में भी जागीरदाराना सोच है। तो जो जमहूरियत होती है वो फल होती है सनती इनकलाब का और मजबूत मिडिल क्लास का। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में मिडिल क्लास की नुमाइंदगी आपको पता है कहाँ होती है, मजदूर की नुमाइंदगी कहाँ होती है, किसान कौन सा जाकर बैठ जाता है। तो ये जो हमारी नाम नेहाद जमहूरियत है, ये अशराफिया इलीट की जमहूरियत है। और उसमें जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें मतलब है कि बाप दादा की पुश्ती नशिस्तें हैं। उसके अंदर ये है कि जी सियासी जमात जो है वो मुझे जागीर में मिल जाती है, उसके बाद मेरे बच्चों को मिल जाएगी, फिर उनके बच्चों को मिल जाएगी, और हम गुलाम इब्ने गुलाम हम इनको वोट डालते रहेंगे। तो हमारे यहाँ ये बड़ी जाली किस्म की जमहूरियत है। जब भी मैं बात करता हूँ कि इस निजाम में इत्शाम साहब बहुत ईमानदार आदमी है, इनको भी वज़ीर आज़म बनाते ही फेल हो जाएंगे, इमरान खान भी फेल हो जाएंगे, बेनज़ीर फेल हो गई थी, नवाज शरीफ फेल हो गए थे। हम ये नहीं पूछते कि क्यों फेल हुए थे। उसकी वजह ये है कि जी निजाम, जब तक निजाम नहीं तोड़ेंगे, नया निजाम बनाना है तो उसको ये कौन निजाम तोड़ेगा आमिर ज़िया साहब? कौन ये फिर नया निजाम बनाएगा? ईमानदार से ईमानदार शख्स भी आकर हाथ खड़े कर लेता है तो फिर सिस्टम ठीक कौन करेगा? मैं वही कह रहा हूँ, पहले तो आप डिस्कोर्स पे लाए ना, आप तस्वुर करने के लिए निजाम नहीं चल रहा, हमें नजर आ रहा है कि डिलीवर नहीं कर रहा। आम दोस्ती का कोई काम नहीं हो रहा इससे। मुझे एक ब्रेन में ये भी शाम साहब की बातें सुनते हुए, क्योंकि हमेशा अच्छी बात करते हैं, अगर इजाजत दे, ये बहुत बड़ा मसला हो गया ना कि सेनेट में किस तरह से आप ईमानदाराना इंतखाब कराएं। ओपन बैलेट हो, इसका मतलब ये कि पार्टी लाइन के मुताबिक वोट होगा। आप आसान काम क्यों नहीं करते कि जी ऐसी इस्लाहत करें, उसमें ऐसे रिफॉर्म करें कि जिस पार्टी की जितने निशिस्तें हैं उसके हिसाब से उनको सेनेटर मिल जाए। इंतखाब की जरूरत ही नहीं है वहां पर, फिर ना वोट खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। सारी लड़ाई जो होगी वो एमएनए और एमपीए के इलेक्शन पर होगी कि जहां पर आम आदमी वोट डालता है। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोचें, ताकि ये जो खरीदो फरोख्त अभी भी वीडियो मुख्तलिफ चैनल दिखा रहे हैं कि किसने कितने पैसे लिए, दौलत के अंबार, नोटों के अंबार लगा के बैठे, तो ये बदलना पड़ेगा। और हमें से कराहियत आनी चाहिए, नफरत आनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए इस बात की कि इंटेलेक्चुअली हमारी सियासी जमातें, उनके कायदीन बैकरप्ट हो गए कि वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करते हैं। या तो आप कहेंगे जी पीपल्स पार्टी के अगर नहीं थे वोट तो उनके 2 सेनेटर क्यों है, उनको निकाल दें बाहर। सही। तो आप जब तक निजाम अगर अच्छा कर देंगे तो चीजें दौड़ेंगी। जी सही, ठीक है। आप कह रहे हैं कि निजाम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। बहरहाल एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब 26 मार्च को ये करने जा रहे हैं ऑपोजिशन वाले लॉन्ग मार्च। मुझे ये बताइए मलिहा कि 26 मार्च को ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, इससे पहले अब तक इन्होंने अचीव क्या किया और इस लॉन्ग मार्च से आपको क्या लगता है क्या अचीव कर लेंगे ये? देखिए, मैं नहीं समझती कि लॉन्ग मार्च कोई इतना, ये खुद भी कोई इतना सीरियसली ले रहे होंगे अपने लॉन्ग मार्च को। इनकी लॉन्ग मार्च की हालत तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने इनको स्ट्रेट अवे पहले तो इनकार कर दिया था कि हम किसी किस्म के लॉन्ग मार्च या धरने में शामिल नहीं होंगे। अब फजलुर रहमान साहब का जो हमें जराए बताते हैं जो प्लान है वो ये है कि किसी तरह इनको लेकर तो आओ ना, एक दफा इस्लामाबाद पहुंच जाए, फिर हम अपना पड़ाव डाल लेंगे जिस तरह हमने 2019 में कोशिश की थी। तो अगर इस किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इनको पीपल्स पार्टी तो कम से कम बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने मलिहा शर्त रख दी है कि लाखों लोग होंगे तो फिर हम धरने में शिरकत करेंगे। वो ऑब्वियसली ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी ने भी इनके साथ मजाक ही किया है। लाखों लोग तो दूर की बात है, हजारों लोग भी जमा करने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। और उसकी वजह यह नहीं है कि लोग हुकूमत से तंग नहीं है,
उसकी वजह यह है कि लोग इनसे ज्यादा तंग हैं। इन्हीं की जो करामात है उसकी वजह से आज हुकूमत मेनली जिन मसाइल का शिकार है वो इन्हीं का छोड़ा हुआ क्राइसिस है, जो हुकूमत को अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसमें से निकले कैसे। तो ये कोई इतनी खतरे की बात नहीं है। और अब आज तो खास तौर पे अब जब मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो हुकूमत को एक मॉरल विक्ट्री हुई है, इससे भी जरा इनको तकवीयत मिली है हुकूमत के बयानिए को। और फिर ये जो वीडियो सामने आई उससे भी हुकूमत स्ट्रांग हुई है। सिर्फ मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि हुकूमत को एक ही चीज कमजोर कर रही है और कर सकती है, और वो है उनकी परफॉर्मेंस। तो अगर वो ठीक हो जाए तो फिर कोई माई का लाल नहीं जो 10 बंदे भी लाकर खड़े करे इनके खिलाफ। लेकिन अगर महंगाई का आलम एक माह में ठीक ना हो सका तो फिर हो सकता है कि इनके लॉन्ग मार्च में जान पड़ जाए। हो सकती है। एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी आपको क्या लगता है फिर से हाथ करने जा रही है इनके साथ? देखिए, मैं तो आपको एक दफ़ा पहले भी मैंने कहा है कि 26 से पहले कहा जाता है कि एक और डील हो सकती है पीपल्स पार्टी के साथ, उन्हें कुछ और बड़ा मिल सकता है। कुछ हद तक तो रिलीफ देखिए ना, बड़ी हद तक मिल चुका है। और वो जिस देखिए ना, इतना रिलीफ मिला कि शायद हकान अब्बासी साहब गुस्से से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को फारिग हो जाना चाहिए, ये अपोजिशन के लाइन से निकल जाना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब अचीव कर लिया ना अपोजिशन ने। एहतशाम साहब यही तो चाहते थे, केसेस में रिलीफ मिले तो मिल रहा है। देखिए ठीक है ना, फिर यही सिंगल आउट किया ना उन्होंने, पीपल्स पार्टी को सिंगल आउट किया। और फिर ये जो बार बार आती है कि जी पार्लिमानी बेरोजगार अपने मरियम साहबा और उसके साथ साथ फजल रहमान साहब, इनका मसला है। देखिए, एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ये दबाव तो बढ़ेगा इस पर। अब आपको याद होगा पनामा जब हुआ था तो 3 साल ऑलमोस्ट हो गए थे, पौने 3 साल। उसके बाद उन्होंने पूरा अपने 5 साल पूरे किए, लेकिन 2 साल जितनी मुश्किल और रुसवाई से पूरे किए सबको पता है। बिल्कुल सही। देखिए ना, अब यही अगर सिलसिला रहता है हुकूमत को हटाने में, ये तो सब लोग मान रहे हैं कि जी 125 दिन का धरना हम नहीं हटा सके तो आप कैसे हटाएंगे। लेकिन प्रोसेस में फिर ये होगा, हुकूमत वीकन होगी, हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाने में जो वादे किए गए हैं पूरा करने में मुश्किलात होंगी। मेरे ख्याल है सब लोग अब यही बात कर रहे हैं कि जी अब आगे वक्त आ गया है कि जी अब आप जिम्मेदारी फिक्स करें अपने वजीरों पे, और जो कॉर्पोरेशन के हेड हैं जिनसे काम लेना है वो बेशुमार जगहों पे लोग है ही नहीं है, वहाँ पे चीफ CEO नहीं लगाए गए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बंदे जो है ना अभी तक पूरे नहीं हो सके, चेयरमैन नहीं लग सके। मतलब इस पे बैठ के फैसला किया जाए कि जी हुकूमत ने क्या करना है। और फिर ये कि रिलीफ देने वाली बात हुकूमत के लिए इतनी मुश्किल हो गई है सोनिया, कि अब देख लें बिजली, गैस, पेट्रोल और जिस तरीके से बढ़ रहा है। अभी ये 25% 1 से 19 तक जो ग्रेड के लोग हैं उनको ये प्रोविजनल एक जिसको कहते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब देखिए ना, महंगाई का मैकेनिज्म जो रोकने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है, अभी तक माजरत के साथ उसमें हुकूमत को कोशिशें हो रही हैं। एहतशाम साहब, इजलास पे इजलास बुलाए जा रहे हैं, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बात ये कि ये मार्केट मैकेनिज्म इसको देखना पड़ेगा, मिडिल मैन का इंस्टीट्यूशन खत्म करना पड़ेगा, माफिया से लड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इनको बैठ के एक सीरियस थॉट देना होगा कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है, मसाइल कहाँ पे हो रही है। हाँ, एक बात अपनी जगह तय है कि मरकज से ज्यादा सूबाई हुकूमतों का काम है कि वो महंगाई को रोकें और देखें। और इस हवाले से सबसे बड़ा ओनस जो है ना वो बुज़दार साहब पे है। वो पंजाब में अगर ये कर लेते हैं, 12 करोड़ का सूगा जिसको कहते हैं, असल बैटल ग्राउंड ही वो है और बनेगा, वहाँ पे अगर ये कुछ कर लेते हैं जो कि लग नहीं रहा। अब कुछ इत्तलात आ रही है कि शायद कहा जा रहा है कि उनकी जगह कुछ और किसी को लाया जाएगा ताकि मतलब सुनने में आ रही है बातें कि शायद किसी हद तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्री कर लिया कि जी अब परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो फिर ठीक है, उनको भेजा जाए, किसी और को लाया जाए। लेकिन ये इफ्सान बट्स अभी भी बहुत है इस हवाले से। सही, ठीक है। आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है ये जलसे, जुलूस, धरने, इससे हुकूमतें गिरा नहीं करती, लेकिन जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। जाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा, तो हुकूमत फिर डिलीवर नहीं कर पाएगी, फोकस नहीं रह पाएगी। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि इस मुल्क को 2-3 चीजों की बड़ी अच्छी जरूरत है, सियासी इस्तेहकाम और सियासी मरकजियत, जिसको बर्बाद कर दिया है इस 18वीं तरमीम ने। जब तक आप इन दोनों चीजों को, इसके स्ट्रक्चरल फ्लॉज को हमारे दूर नहीं करेंगे कि पार्लिमानी जमहूरियत जिस तरह की हमारी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है उसमें सवाए इंतशार के, सवाए लड़ाई झगड़े के कुछ और नहीं हो सकता, कोई तामीरी काम हो नहीं सकता जब तक हम इस बात को क्लियर नहीं कर लेते। अच्छा, उसमें हमेशा ये होगा कि जी जो है मतलब है जो MNA इलेक्ट होकर आता है उसके पास कैपेसिटी नहीं है, और इशरत हुसैन जैसे लोग और जो माहिरीन है वो कभी इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो आपके ये जो एक हमेशा फर्क रहेगा ना कि जो लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, बिरयानी खिला सकते हैं, लोगों को मतलब पैसे दे सकते हैं, उनके पास काबिलियत नहीं है। जिनके पास काबिलियत है वो लोगों को कंधा मार के, कोनी मार के वो आगे आ नहीं सकते सकाफी सियासत में।
तो हमें समझना चाहिए कि इस निजाम में कुछ नहीं होना। दूसरी बात ये कि ये जो बात लॉन्ग मार्च की हो रही है, इतनी मज़ाक़ा खेज बात है कि इस लफ्ज पे मुझे हंसी आती है और आपको भी आनी चाहिए। लॉन्ग मार्च का तारीखी जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मौजे तुंग की लॉन्ग मार्च से होता है, जिसमें 9,000 किलोमीटर उन्होंने लड़ते हुए, पहाड़ अबूर करते हुए और गुरिल्ला फाइट करते हुए उन्होंने अबूर किया। 370 दिन तक फटे जूतों के साथ, बंदूकों के साथ, बगैर राशन के। ये लोग तो बेचारे राइड लेते हैं छोटी मोटी, मतलब है अपनी लैंड क्रूजर में बैठेंगे, वर्कर पीछे इनकी बड़ी गाड़ियों के नारे लगाते हुए जा रहे होंगे, किसी को कुचला जाएगा, किसी को बिरयानी खिलाई जाएगी। तो ये एक मजाक है। और जितना हमारी कभी मिलियन मार्च के नाम पे मिलियन जमाने, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के नाम पर मजाक किया जा रहा है। ठीक, का वक्त खत्म हो चुका है। सीनियर एनालिस्ट एहतशाम उल हक साहब, आमिर जिया साहब, मलिहा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।